हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज हमारे क्वेश्चन है जो पेडागोजी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे सीटेट जनवरी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि, मैं बताना है, गणित एक क्या है, सोचने का तरीका है क्योंकि क्यों यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों मतलब पैटर्न के निरीक्षण में व्यक्त या संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। हमें ये देखना है कौन से सही है और कौन सा उपयुक्त तरीका है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। जब भी सूत्र का यूज किया जाए तो वो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, तो ये तो हमारा गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं को समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। हाँ, अलग अलग युक्तियों का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए और सी। तो इसका कौन सा ऑप्शन में देखो, ए और सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, हमें सही बताना है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो शिक्षण क्या करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंदमय हो जाएगी अगर खेल लाएंगे उसमें। तो हाँ बिल्कुल, खेल पर आधार क्या आनंदमय हो जाएगी शिक्षण प्रक्रिया। खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है। तो खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में भी संभव है। इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा, इसे टालना चाहिए, नहीं तो टालना खर्च हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये नहीं होगा। प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल है जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। तो ए और डी, तो ए और डी दिख रहा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा ए और डी, सिर्फ ए वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हमें कथन सही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। तो देखो, पैटर्न और प्रक्रिया, तो ये तो गणित के अधिगम सीखने का एक है पैटर्न। गणित के प्रति रुझान, ये भी है, आयाम है। गणितीय तर्क, लॉजिकल, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी है। कम्युनिकेशन नहीं है लेकिन, ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, चौथा, संप्रेषण। देखिए, शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया, एक मौखिक आकलन करना चाह रहे हैं वो, जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकते हैं, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। देखो क्या है, उसने इन्हें क्या किया, शिक्षक ने आकलन करना चाहा कि देखते हैं कितना इनको आता है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि विषम और सम संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्या क्या करें, वो परिभाषा तो दे रहा है, परिभाषा तो बच्चा बता दे रहा है, लेकिन और जैसे संख्याएं दी, समुच्चय दिया, उन्होंने कही पहचानो, अब क्या करें इन्हें, तो पहचान नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु एकाग्रता की कमी है। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है, ठीक है, विश्लेषणात्मक योग्यता है। देखो, राम की स्मरण शक्ति तो सही है बिल्कुल, लेकिन देखो एकाग्रता से नहीं, अवधारणात्मक बोध की कमी है, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लेकिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन का देखिए, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, ठीक है, और क्या किया उनने, तो इनमें से कौन सा सही है, तो हमें ये बताना है, ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्लियर है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है हमारा, एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, शून्य परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, तो देखो ये वाला बिल्कुल, हाँ, एक परिमेय संख्या के अंदर ही आता पूर्णांक, शून्य परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत है, शून्य परिमेय संख्या होती है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हाँ बिल्कुल, भिन्न सभी संख्याएं, भिन्न क्या हो, सभी भिन्न वाली जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा, देखिए परिमेय संख्याओं के, देखो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आ जाती है हमारी, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की आती है हमारे पूर्णांक, ठीक है, परिमेय संख्याओं के अंदर ही आएंगे पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक के अंदर क्या आ जाते हैं, तो पूर्णांक किससे मिलकर बने होंगे, तो ये बनेंगे हमारी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत, और कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 3 4 5। और पूर्णांक क्या होते हैं, जीरो धनात्मक
संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सभी। तो जैसे यहाँ से -1 -2 और यहाँ से 1 1 2 3, तो ये प्लस वाली संख्या है और ऋण वाली संख्या, ये सभी आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो प्राकृत संख्या में भी हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, सम विषम आ जाएंगी इसमें, सम संख्याएं विषम संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं, सम विषम भाज्य अभाज्य, ये सब। ठीक है, और हमारे क्या देखो अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, q इक्वल टू नॉट जीरो। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या 2/1, 1/2, जितनी फ्रैक्शन है 2/3। ठीक है, तो ये सभी हमारी परिमेय संख्या है। जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। तो ए और सी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर है इसका चौथा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। हमें आलेख बताना है, आंकड़े दिए रहेंगे कि कौन सा आलेख सही रहेगा। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद, हमें कद को बताना है। ठीक है, आलेख के द्वारा मतलब ग्राफ के द्वारा। किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से 9 बजे से सुबह और शाम के 9 बजे तक रेलगाड़ी जाने वाले यात्रियों की संख्या बतानी है हमें। तो देखो अध्यापिका का आशय है पाई चार्ट की अवधारणा का परिचय देना। तो देखो पाई चार्ट तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, रेखा आलेख, रेखा आलेख जो हम रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, तो रेखा आलेख भी ज़्यादा सही नहीं रहता। देखो हमें सबसे बेस्ट रहता है दंड आलेख। जैसे देखो जब भी किसी, जैसे हमें मान लो हमें रेलगाड़ियों की वो बताना है। ठीक है, कि 9 बजे से कितने बजे, 9 बजे से सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक कितनी यात्री गए, यात्रियों की संख्या रही। तो जैसे हम मान लो यहाँ देखो, यहाँ हम संख्याएं दे देंगे। ठीक है, यहाँ इस साइड हम संख्याओं का नंबर दे देंगे जो भी है 10, मतलब 100, ऐसे बड़े आंकड़े लेंगे लेंगे अगर ज़्यादा संख्या है। ठीक है, और यहाँ हम बता देंगे कि जैसे टाइम रख देंगे, यहाँ 9 से 10 बजे के बीच, 1 घंटे का, 9 बजे, फिर यहाँ से 10 बजे, 11 बजे, तो इनके बीच में कितने यात्री गए, तो हम ऐसे यहाँ से ऐसे दंड आलेख टाइप में दर्शा देंगे। तो इसे हम बोलते हैं इस टाइप से। तो ये वाला ज़्यादा आसान होता है, इससे समझ में भी आता है क्लियर। खेलू प्रतिभागियों के कद, कद भी हम इसके द्वारा बताएंगे। तो देखो रेखा आलेख का संदर्भात्मक परिस्थितियों द्वारा शिक्षण करना, नहीं ये वाला भी नहीं होगा। आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना, आयत चित्र वाला ये वाला, ये ज़्यादा सही रहता। और रेखा आलेखों के बीच के अंतर को समझने में, तो अंतर को समझने में ये तो देखो सही नहीं है, तो ये वाला नहीं है, तो इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, टेस्ट द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था, किसके द्वारा, तो स्कीमा किसने दिया है, तो ये हमारे प्याजे साहब ने स्कीमा को समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कक्षा 6वीं की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उनके कदमों की लंबाई क्रमशः कितनी है, 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले, न्यूनतम कितनी दूरी चले, तो देखो 70 सेंटीमीटर और क्या है हमारा 85, क्या है 95। जब भी और न्यूनतम आ जाए तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए कि इन तीनों का उससे डिवाइड चला जाए उसमें। तो इसका क्या न्यूनतम बोले तो समझ लेना एलसीएम निकालना, हमें क्या निकालना, एलसीएम। तो देखो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ये वाला आ जाएगा, महत्तम नहीं, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ मतलब अधिकतम, या जब भी ये बोले छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ निकालेंगे, छोटी से छोटी या न्यूनतम बोला है इसने तो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक विद्यार्थी को प्रतिसत्ता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई, प्रतिसत्ता पर आधारित दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, देखो अगर एक शहर की जनसंख्या इतनी है, 28,000 से घटकर कितनी हो गई, 26,500 हो गई, तो जनसंख्या घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। हल किया गया है, प्रारंभ जनसंख्या ए है और नई जनसंख्या ए है। ठीक है, तो उसने घटने का प्रतिशतता उसने ए निकाला। तो देखो ए वाला क्या किया, इसने घटने का प्रतिशतता, ये तो सही लिखा है लेकिन उसने ए वाला गलत कर दिया, क्योंकि कमी कितनी आई, तो हम देखो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500, 1500 का डिफरेंस है, अपन कितना आ जाएगा 28, ओरिजिनल जो ए वाली वैल्यू इस पे ही तो निकालना हमें, और कितना हो जाएगा 100। तो हमारा इस टाइप से परसेंटेज निकलेगा। तो क्या है देखो ऑप्शन में आओ, तो सबसे उपयुक्त क्या है, विद्यार्थियों ने प्रश्न को सही तरीके से हल किया किंतु उसने उत्तर में गलत चिन्हों का उपयोग किया। नहीं, विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को नहीं जानता, तो विद्यार्थी ने असावधानी बस एक त्रुटि की है।
विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा समझने में सक्षम है, परंतु यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि का प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, गणित की कक्षा में दृष्टि से जो बाधित हैं विद्यार्थियों के लिए हमें किस अधिगम शिक्षण का संसाधनों का LTR में कौन सा उपयुक्त है। तो जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी उनके लिए क्या करना चाहिए, तो जियोजेब्रा तो नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो ठीक है। और देखो ये सॉफ्टवेयर है शायद जहाँ तक बी टेलर का गिनतारा, तो हाँ हम अवेकस का यूज करते हैं ताकि वो महसूस कर सके। तो ये वाला करेक्ट आंसर है। स्प्रेडशीट होगा नहीं। कंप्यूटर इसमें देखो ऑप्शन में आओ, बी कहाँ दिख रहा है, बी यहाँ है, बी इसमें भी है, तो ये तो नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ए और बी नहीं, तो देखो इसमें क्या जा रहा है, सी और डी, तो सी डी नहीं आएगा इसमें, तो सी तो बी और सी हो सकता। सी इसलिए क्योंकि सी कंप्यूटर क्या आ जाता है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। तो आज हमने, थैंक यू ऑल, देखिए इसमें हमने 10 क्वेश्चन पेडागोजी के देखे हुए हैं, ठीक है। हमारा 2024 का जो सेट पेपर है वो पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल।